चलो शुरू करते हैं। नया टॉपिक है एनर्जी पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है भाई, एनर्जी और पावर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कंज्यूम करते हैं, है ना, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है भाई, ओके। इसमें सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपको ये तो पता ही है कि कोई भी रेजिस्टेंस है उससे जब भी करंट पास करता है तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि जब भी करंट पास होगा तो कोई ना कोई अवरोधक या अवरोध जो है वो पैदा करता है। कौन? रेजिस्टर, है ना। और उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उनसे टकरा के और फिर आगे जाते हैं और उसकी वजह से हीट होती है। ठीक है, आसान भाषा में, ठीक है ना। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आता है जूल्स लॉ। जूल ने क्या कहा था कि जो हीट प्रोड्यूस है एक कंडक्टर में या एक रेजिस्टर में, वो किसके प्रोपोर्शनल है? आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अच्छा, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कैसे है उसको उन्होंने प्रूव किया। उन्होंने ये देखा कि जब भी हम किसी रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं उसमें जब आई करंट जा रहा है तो फिक्स टाइम में उसमें कुछ एच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जब उसमें 2i करंट भेजते हैं, 2i करंट, तो कितनी हीट प्रोड्यूस जाती है? 4h हीट प्रोड्यूस जाती है। यानी कि करंट को डबल करने से हीट प्रोड्यूस बिकम्स 4 टाइम्स, और इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, ओके। हीट जो है रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल है। आर रेजिस्टेंस में से पास करवा के देखा तो हीट एच प्रोड्यूस हो रही है। 2r रेजिस्टेंस से पास करवा के देखा तो हीट डबल प्रोड्यूस होगी, 2h हीट प्रोड्यूस। ठीक है ना। ऐसे ही जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट पास करेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। सही है। तो इन सबको मिला के हमने फॉर्मूला बनाया क्या? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सही है। हीट मतलब क्या होता है बोलो? एनर्जी होता है। यस और नो? हीट बोले तो एनर्जी, एनर्जी बोले तो एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। देखो इसको कंपेयर करो, ये क्या है? पावर ही तो है। आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? पावर के 3 फॉर्मूले थे ना, क्या भाई? वी आई वी स्क्वायर बाय आर। सही है, वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है ना, ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। तो अरे चलो, ठीक है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जूल में आ जाएगा, और इसको 4.18 से या 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी में हीट प्रोड्यूस आ जाएगी। सही है, फॉर्मूला याद हो गया क्या भाई? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना। और आई स्क्वायर आर की जगह आप बहुत सारी और चीजें भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर बाय आर या फिर वी आई, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, कॉज ऑफ हीट इफेक्ट ऑफ, ठीक है, कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? ठीक है, when potential difference is applied across the ends of a resistance, an electric field is established which causes the electrons to accelerate in a direction opposite to electric field। ठीक है भाई, जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे तो क्या होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है, कौन सी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने लग जाते हैं। ठीक है, दिस एक्सेलरेशन कॉजेज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स उनकी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद अदर एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन जब जाके दूसरे से इलेक्ट्रॉन से या एटम से टकराएगा तो क्या होगा? इट इम्पार्ट्स एनर्जी टू द एटम देयरबाय कॉजिंग द एटम्स टू वाइब्रेट। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी स्पीड बढ़ गई है, एक्सेलरेशन बढ़ गया है, तो क्या करेगा? जाके किसी एटम से टकराएगा, अपनी एनर्जी उसको देगा, वो क्या करेगा? एटम वहीं पे वाइब्रेट करने लग जाएगा। ओवरऑल पूरे लैटिस की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी। वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो गई, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो गई मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। समझ में नहीं आई बात? सही है ना। बिकॉज टेम्परेचर जो होता है किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सिस्टम। सही बात है, कोई भी दिक्कत है? ठीक है, देयरबाय कॉजिंग द एटम्स टू वाइब्रेट, द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस। ठीक है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एटम्स की बढ़ जाएगी, देयरबाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। उसकी वजह से मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, हीट प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टर कंसीडरिंग रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी एज शोन। ठीक है भाई, तो हीट प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टर, एक रेजिस्टर है, इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है आपको वो निकालना है। ठीक है,
कनेक्टेड कहाँ है, ये बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है। हियर V इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, ये जो V पोटेंशियल है ये किसके अक्रॉस है भाई, रेजिस्टर के अक्रॉस है। I जो है वो करंट किसके थ्रू है, R के थ्रू जाने वाला करंट है। और T क्या है, टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस। T वो टाइम हो जाएगा जिसकी जितने टाइम के लिए इसमें से क्या हो रहा है, करंट पास कर रहा है। ठीक है, जितनी देर के लिए पास करेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। यस और नो, ठीक है भाई। ओके, चार्ज फ्लोन इन टाइम t क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। दक्ष यही है ना, पक्का। ठीक है, चार्ज बाय टाइम इज इक्वल टू करंट, टाइम को तो मल्टीप्लाई कर दिया, करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज। ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सही है, तो बोलो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, Q इंटू V इज इक्वल टू W। Q इंटू V इज इक्वल टू W हो जाएगा। सही है, ओके, बहुत बढ़िया। वर्क बोलो, QV इज इक्वल टू वर्क, और क्या है, Q इज इक्वल टू क्या है, IT। तो Q की जगह लिख देंगे IT, तो VIT बन गया। सही है, W इज इक्वल टू VIT। अच्छा, ये जो वर्क है ये कौन सा है, इट इज बेसिकली वर्क मतलब एनर्जी है ना, एनर्जी से ही वर्क होता है, तो वर्क और एनर्जी से ही होता है बेसिकली। ठीक है, तो वर्क डन इज बेसिकली हीट प्रोड्यूस। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू VIT, VIT, VIT। ठीक है, VI तो पावर हो गया और पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, एनर्जी यानी कि हीट आ गई इस केस में। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो इस V की जगह क्या रख दो, IRIT हो जाएगा फिर। सही है, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। तो हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT जूल हो जाएगा, I स्क्वायर RT बाय 4.2 कैलोरी हो जाएगा, 4.2 से डिवाइड करेंगे। सही है, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। बोलो भाई, जितने फटाफट काम कर रहे हैं उतना ज्यादा पावर कंज्यूम हो रहा है। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। यहाँ पे कौन से वर्क डन की बात चल रही है, वर्क डन बोले तो एनर्जी, और एनर्जी बोले तो या तो कंज्यूम हो रही होगी या प्रोड्यूस हो रही होगी। यस और नो, है ना। या तो वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा ऑब्जेक्ट या अप्लायंस, या फिर वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट में दे रहा होगा। दो ही पॉसिबिलिटी, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, rate at which work is being done by the source of EMF in maintaining the current in an electric circuit is called power of the circuit। सर्किट के लिए क्या होगा, EMF मेंटेन करने वाले, सॉरी EMF वाले सोर्स के द्वारा जो करंट देने के लिए एनर्जी खर्च की जा रही है पर सेकंड, उसी को सर्किट की पावर कहते हैं, है ना। अंग्रेजी में बोले तो द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, वो रेट जिससे काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, सोर्स ऑफ EMF क्या काम कर रहा है, वो मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इज कॉल्ड पावर ऑफ द सर्किट। समझ में आया, व्हाट इज पावर ऑफ द सर्किट, इट इज द वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स ऑफ EMF in maintaining the current in the electric circuit। सही है भाई। The rate at which, दूसरी डेफिनेशन, at which electrical energy is being consumed, अगर जैसे जो दे रहा है उसकी पावर की बात कर रहा है ये, और अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो ऐसे नहीं बैठना। The rate at which electrical energy is being consumed in an electrical circuit, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितनी ज्यादा रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, मतलब वो खर्च करवा रहा है ना, उससे खर्च करवा रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पावर ऑफ द सर्किट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। द रेट एट विच हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज कॉल्ड पावर। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, कैसी पावर कंज्यूम करवाएगा, वो हीट के फॉर्म में, है ना, एनर्जी का लॉस करवाएगा, है ना, एंड दैट इज कॉल्ड पावर। सही है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, हीट कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। कैसे सर्किट में, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द सर्किट या पावर ऑफ दैट रेजिस्टेंस बोल देते हैं। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क बोले तो एनर्जी, एनर्जी बोले तो हीट, तो हीट पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, पावर इज इक्वल टू हीट पर यूनिट टाइम, पावर इज इक्वल टू, ठीक है भाई। कौन सा चैप्टर है ये, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है क्या, हीट पर यूनिट टाइम, क्योंकि हमारे पास अभी तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ
रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस आया हमारे पास, और अभी इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह अभी हमने नहीं देखे, ठीक है ना, वो हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। पावर इज इक्वल टू, बोलो हीट क्या प्रोड्यूस की, वी आई टी बाई टी, तो टी से टी कट जाएगा, क्या जाएगा वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई, वोल्ट एम्पियर बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, वोल्ट, वोल्टेज, वोल्ट और करंट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर बोल देते हैं, या फिर सिंपली वाट बोल देते हैं, ठीक है, ओके। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई टी हो जाएगा, है ना, हीट पर यूनिट टाइम, हीट आई स्क्वायर आर टी, टी से टी कट जाएगा, आई स्क्वायर आर आ जाएगा, सही है। इसको और क्या बोलेंगे, एम्पियर स्क्वायर ओम, ठीक है, ओके। P इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस क्या होता है, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी डिवाइड बाय टी, टी से टी कर जाएगा, क्या बचेगा V स्क्वायर बाय आर, इसको क्या बोलेंगे, वोल्ट स्क्वायर पर ओम, ठीक है ना, वोल्ट स्क्वायर बाय ओम। ये तीनों ही क्या है, पावर की यूनिट है, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, तो आप इसको वाट भी बोल सकते हो। आप देखो पावर की कई तरीके से डेफिनेशन हो सकती है। अच्छा मुझे पुराने तरीके से बात करते हैं, बोलो F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन का होगा जब 1 किलोग्राम मास होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा, सही है। अच्छा तो एक 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं, जब 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया जाए, तो जो फोर्स लग रही है वो क्या है, 1 न्यूटन है, ओके। अब यहां जाओ, पावर 1 वाट कब कही जाएगी, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो कितनी पावर बोली जाएगी, 1 वाट बोली जाएगी। 1 एम्पियर करंट, 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 1 ओम का करंट, सॉरी 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू 1 वाट बोली जा सकती है, सही है। अच्छा डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, जब कोई बॉडी जो है या कोई पर्सन जो है हर सेकंड में 1 जूल वर्क कर रहा है, तो वो क्या है, 1 वाट पावर का सोर्स है एक तरह से, सही है। और बैटरी के लिए अगर वो 1 एम्पियर करंट दे रही है और उसमें अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, करंट 1 एम्पियर है ना, अपने अक्रॉस 1 वोल्ट की बैटरी 1 एम्पियर करंट दे रही है, तो उसकी पावर क्या है, 1 वाट है, सिंपल सी बात होगी। 1000 वाट को कैसे एक्सप्लेन करोगे, जब 1000 वोल्ट की बैटरी 1 एम्पियर करंट दे दे, या 500 वोल्ट की बैटरी 2 एम्पियर करंट दे दे, है ना, ऐसे कर सकते हैं आप, समझ सकते हैं आप, क्लियर हो गई है बातें सारी। तो पावर के 3 फॉर्मूले आ गए, वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर, ये हमने पहले पढ़ भी रखे हैं ना बेसिक, ठीक है। वाट क्या होता है बेसिकली, जूल पर सेकंड, क्या होता है भाई, वाट जूल पर सेकंड। अच्छा जूल क्या बन जाएगा, वाट इंटू सेकंड, है ना, वाट मल्टीप्लाई सेकंड करके भी आप इसको लिख सकते हैं। पावर वाट, वोल्ट इंटू एम्पियर, अभी अभी पढ़ा, वी आई, है ना, तो बोलो पावर 1 वोल्ट 1 एम्पियर, है ना, हेंस 1 watt power is consumed or produced when 1 ampere of current flows against a potential difference of 1 volt. 1 volt potential difference के कारण या उसके अगेंस्ट 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, 1 यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ पावर मतलब 1 वाट, ठीक है। एसआई यूनिट होती है वाट पावर की, ठीक है। अदर यूनिट्स क्या होती है, किलोवाट, गीगावाट, मेगावाट, ठीक है ना। किलो मतलब 10 की पावर 3, मेगा मतलब 10 की पावर 6 और गीगा मतलब 10 की पावर 9, ये तो पता ही है आपको, है ना। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। एनर्जी क्या होगा, बोलो पावर इनटू टाइम, एनर्जी जूल, पावर वाट, टाइम सेकंड, तो बोलो 1 जूल एनर्जी कब खर्च होती हुई मानी जाएगी, जब 1 वाट का सोर्स 1 सेकंड के लिए काम करे, है ना। 1 वाट का सोर्स 1 सेकंड के लिए काम करे, तो बोलेंगे एनर्जी कितनी है, 1 जूल, ठीक है। हेंस ए सर्किट इज सेड टू कंज्यूम 1 जूल if it consumed 1 watt power in 1 second, ठीक है ना। 1 watt पावर कंज्यूम करिए 1 सेकंड के लिए, तो 1 जूल एनर्जी वो पी गया है, खत्म कर गया है, कंज्यूम कर गया, ठीक है। और दे रहा है तो 1 वाट प्रोड्यूस कर रहा है 1 सेकंड के लिए, तो 1 जूल एनर्जी दे चुका है ना। या तो देगा या लेगा, बैटरी है तो दे रही है ना, रेजिस्टेंस है तो ले रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। कमर्शियल एनर्जी कंज्यूम्ड इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर, ठीक है। जो आपके घरों में होता है ना, अरे तुम्हारे घर में बिजली का मीटर है, कितनी यूनिट निकल रही है, तो वो जो 1 यूनिट होती है
हाथों को ना जेब में डाल दो, जेब में डाल, जेब है, हाँ डाल, यही वाली जेब, ऊपर वाली नहीं है, वो उसमें डाल, डाल, हाँ शाबाश, हाँ चल नीचे वाले में डाल, वहीं रहनी चाहिए पूरे आप, जब तक मैं ये ना कहूं कि सॉल्व करो, ठीक है ना, तो पास ओके। तो जो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, वो क्या है, किलोवाट आवर, किलो 10⁻³ वाट मतलब पावर, और आवर मतलब टाइम, सही है। तो देखो इसको ऐसे बोल सकते हो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, सही है, 1000 वाट 1 घंटे के लिए कंज्यूम हो रहा है, तब 1 यूनिट निकल रहा है, सही है। जैसे घरों में, जैसे मान लो कि मेरे घर पे जैसे मैं बात करूं, तो लगभग 1300-1400 यूनिट पिछले 2 महीने में निकल गए, ठीक है, बिल आता है लगभग 11-12, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या होता है, यहाँ पे बिजली कंज्यूम हो जाती है लगभग 1200-1500 यूनिट, ठीक है, फिर वही 13-14 हजार के आसपास बिल आता है। तो ये 13-14 हजार, सॉरी 1200-1300 यूनिट्स का क्या मतलब है, 1200 से 1300 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई है, मतलब 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे के लिए कंज्यूम होती है, तब 1 यूनिट बढ़ जाती है, 1200 के 2 यूनिट, ऐसे होता है। समझ में आया, फीलिंग आई ना, ओके। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। कैसे आता है ये, किलोवाट की जगह लिख दिया 1000 वाट, और आवर की जगह क्या लिख दिया 1 आवर। अच्छा 1 आवर क्या होता है, 3600 सेकंड, है ना, 60 मिनट्स, और फिर 1 मिनट की जगह क्या लिख दिया 60 सेकंड, तो 60 × 60 हो गया 3600 सेकंड हो गया, ठीक है। अच्छा 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड, बोलो वाट इंटू सेकंड क्या बन जाएगा, जूल, अभी पढ़ा ना, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, जूल इज इक्वल टू वाट इंटू सेकंड, तो वाट इंटू सेकंड लगे क्या आ जाएगा सारा, जो है 3.6 × 10⁻6 जूल। जब आपके घर में 1 यूनिट बिजली कंज्यूम होती है, मतलब एक्चुअली कितनी बिजली कंज्यूम हो गई है, 3.6 10⁻6 3.6 मिलियन जूल, 36 लाख जूल आपके घर में खर्च, ठीक है, ओके। इन जनरल, ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं, DH क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू छोटे से टाइम, ठीक है ना, पावर इनटू टाइम जो है ना एनर्जी, बोलो भाई, भाई पावर क्या था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट के लिए डी भी लगा दिया मैंने, तो dt को मल्टीप्लाई करो, pdt इज इक्वल टू dw, dw मतलब de मतलब dh, तो बोलो अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूं क्या मैं, बोलो इंटीग्रेशन, d का इंटीग्रेशन e और इसका इंटीग्रेशन p dt। अच्छा ये फॉर्मूला कब लगेगा, कब लगेगा, जब पावर वेरिएबल हो, है ना, जब पावर वेरिएबल होगी तो पावर को यहाँ तो टाइम के फंक्शन के रूप में तो इंटीग्रेट करेंगे, फिर हमारा सही है ना, बोलो। अच्छा ये फॉर्मूला भी याद होगा आपको, इंटीग्रल y dx क्या होता है, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, तो इंटीग्रल पी डी टी क्या हो जाएगा, एरिया अंडर पावर टाइम कर्व इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड या हीट प्रोड्यूस्ड। समझ में नहीं आया, सही है भाई, वेयर P इज इक्वल टू पावर एंड E इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू हॉर्स पावर, हॉर्स पावर सुना होगा गाड़ियों में होता है कि अच्छा ये गाड़ी कितनी पावर प्रोड्यूस कर सकती है, अच्छा ये 36 हॉर्स पावर की गाड़ी है, अच्छा ये मोटर 2 हॉर्स पावर की है, अच्छा ये गाड़ी 100 हॉर्स पावर की है ना, लैम्बोर्गिनी फलानी है वो 700 हॉर्स पावर की है ना, ये सब चीजें होती है ना, तो हॉर्स पावर क्या है, वो भी पावर का ही क्या है, यूनिट है, ठीक है भाई, ओके। अच्छा तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट होता है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, ये भी याद रहेगा आपको। To find power consumption of any device, we find potential difference across the device and multiply it with the current passing through the device। ठीक है भाई, बोलो पावर का फॉर्मूला पढ़ा है ना, V क्या है, जिस डिवाइस की पावर की बात कर रहे हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इनटू उसी का खुद का करंट, उसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है,
ठीक है, दो तरह के डिवाइस है आपके पास, एक तो लोड और एक सोर्स। लोड है तो वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, तो रेजिस्टेंस की बात करेगा तो ऑटोमेटिकली बोलेगा फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय दिस रेजिस्टेंस, है ना। क्या बोलेगा? पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस। और कोई बैटरी या सेल वगैरह होगा तो उसके लिए क्या रहेगा? फाइंड द पावर जनरेटेड या फिर सप्लाइड बाय दिस बैटरी, है ना, वो सप्लाई करेगा। दोनों में फॉर्मूला क्या लगेगा? सेम, V into I। बोलो P is equal to VI, P is equal to VI, P is equal to VI। What is V? Potential difference across the device। And what is I? Current through the device। What is I? Current through the device। What is V? Potential across the device। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? याद रहेगा। ओके, P is equal to I square R होता है और V square by होता है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या आ गया? R आ गया ना, तो जहां R आ गया वो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है, और सबके लिए कौन है? सबके लिए, बिल्कुल सबके लिए VI, ठीक है। VI किसके लिए है? सबके लिए। I square R और V square by R ओनली फॉर रेजिस्टेंस, जहां रेजिस्टेंस आ गया वो सिर्फ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, सही है। ओके, अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी और सोचते हैं कि सर आई स्क्वायर आर कब लगाएं और वी स्क्वायर बाय आर कब लगाएं। दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो अलग अलग सिनेरियो में लगने चाहिए। हालांकि अगर आप सब कुछ निकाल लोगे, मान लो कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने निकाल लिया V, ठीक है, इसमें से जाने वाला करंट I है और रेजिस्टेंस R है। तो अगर तीनों पता है तो आप कुछ भी लगाओ इन तीनों में से, तो कोई भी फॉर्मूला लगाओ। लेकिन मान लो मुझे इस डिवाइस के अक्रॉस V नहीं पता, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं भाई? तो फिर I स्क्वायर R लगाना बेटर है। मान लो मुझे I नहीं पता, मुझे सिर्फ V पता है, तो V स्क्वायर बाय R लगाना बेटर है। यस और नो? और अगर मुझे R नहीं पता, सिर्फ V और I पता है, तो VI वाला फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहेगा। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है ना, एनर्जी स्टेट है ना अभी, है ना, ठीक है। तो बोलो VI जो है ये यही फॉर्मूला लग जाएगा तब जब R नहीं पता, I नहीं पता तो V स्क्वायर बाय R, V नहीं पता तो I स्क्वायर, सही है। ओके, मुझे बताओ सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो इनमें क्या होता है? तीनों में नहीं, रेजिस्टेंस टोटल होता है वो तो ऐड कर दिया, तीनों में करंट सेम होता है। तीनों में क्या होता है भाई? करंट सेम होता है तीनों में, और तीनों में करंट सेम है तो तीनों के लिए I पता है। मुझे सर्किट में सिर्फ एक बार I निकालना है, उस एक बार I निकालने के बाद क्या करूंगा? I स्क्वायर R1 इसकी पावर आ जाएगी, I स्क्वायर R2 इसकी आ जाएगी, I स्क्वायर R3 इसकी पावर आ जाएगी। क्लियर बात? सिंपल है। ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? सीरीज वाले में ज्यादा बेनिफिशियल है। लग सकता है ये भी, सबके अक्रॉस V निकाल लो, आ जाएगा आंसर, सही है। अच्छा, पैरेलल है, ये मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, यहां पे मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, R1 R2 R3, सही है। ये बोलो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो निकालना भी पड़ जाए तो निकाल के और सीधा V पता चल जाएगा, V स्क्वायर बाय R1, V स्क्वायर बाय R2, V स्क्वायर बाय R3, तीनों का वैल्यू आ जाएगा। समझ नहीं आया? सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, सीरीज में रेजिस्टेंसेस हैं, बोलो इसका पावर बोलना I स्क्वायर R1, इसका I स्क्वायर R2 और इसका I स्क्वायर R3, है ना। P1 P2 P3 है। अब ये बताओ, ये हो गया P1, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही तो पावर ज्यादा होगा, है ना। ज्यादा रेजिस्टेंस वाला ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, सीरीज में, ओनली सीरीज में, ठीक है। पैरेलल में बात करो, इसका पावर बताना V स्क्वायर बाय R1, इसका सही है। ये है P1, ये है P2, ये है P3। बोलो रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, सही है। उल्टा रिलेशन है पैरेलल में, सीधा रिलेशन है सीरीज में, है ना। सीरीज में सीधा सीधा रिलेशन, सीरीज S सीधा S, सीरीज सीधा, याद हो गया। पैरेलल में क्या होता है? उल्टा उल्टा, उल्टा पैरेलल, उल्टा रिलेशन पावर, है ना। पावर में
सॉरी पैरेलल में पावर का उल्टा रिलेशन, याद रहेगा। सीरीज में पावर का सीधा रिलेशन किसके साथ, रेजिस्टेंस के। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ओके, करंट फाइंड करिए, ये फॉर्मूला लगाइए, पोटेंशियल फाइंड करिए, ये फॉर्मूला लगाइए। if resistance of a device is not given, this is very important क्योंकि क्वेश्चन में यही मिलेगा, रेजिस्टेंस दिया ही नहीं, सही है, एंड P एंड V आर गिवन, क्या गिवन है, P और V गिवन है, देन R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। बोलो P का फॉर्मूला मालूम है, R को इधर ले जाओ, P को इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, ठीक है। V P इससे R आ गया, तो अब आपको रेजिस्टेंस पता चल गई है डिवाइस, ठीक है। अब ये क्यों बता रहा हूं, आप मान लो दुकान से बल्ब खरीदने जाओ, पुराने वाला बल्ब आता था ना, वो येलो कलर वाला इनकैंडेसेंट बल्ब, इनकैंडेसेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, येलो वाला बल्ब 10 रुपए का आता है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लिखी होती, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 220 वोल्ट 10 वाट। ये क्या है, 220 वोल्ट और 10 वाट का, ठीक है, ध्यान से देखो 220 वोल्ट 10 वाट, ये क्या है, दिस इज द रेटिंग ऑफ द बल्ब। क्या है भाई, रेटिंग ऑफ द बल्ब, ये बल्ब रेटिंग है, मतलब जब 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा इस बल्ब के अक्रॉस, तब ये 10 वाट पावर कंज्यूम करेगा, समझ में आया। जब इतना लगाएंगे तो इतना, जब 110 लगाएंगे तो क्या होगा, हमको डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, ऐसे नहीं बोल सकते ना, ठीक है। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कौन से फॉर्मूले से, V स्क्वायर बाय P से, रेजिस्टेंस आ गया। अब मान लो 110 वोल्ट में पूछ रहा है, तो 110 हो गया V, रेजिस्टेंस पता है तो V स्क्वायर बाय R कर दो, अब आपका P आ जाएगा। 110 वोल्ट पे कितना पावर कंज्यूम, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, समझ में आया। तो रेटिंग का मतलब समझ में आया, रेटिंग होता है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में कि भैया इतना वोल्टेज तो इतना पावर, इतना वोल्टेज तो इतना पावर, सही है। ये उतारो, इसके मतलब उतारो मतलब उतारो नहीं, मतलब अगर ये उतारे हम तो इसके ऊपर क्या लिखा मिलेगा, 220 वोल्ट और इसके आगे फिर पावर भी लिखी, इसके आगे लिखा होगा 50 वाट, ठीक है, 50 वाट की है ये, 50 की है या 36 की है, लेकिन 220 वोल्ट 35 वाट लिखा हुआ है, तो 35 वाट कब कंज्यूम करेगा, जब 220 वोल्ट बिजली आएगी, अगर 220 नहीं आई तो पावर कम कंज्यूम करेगा, समझ में आया, क्लियर हो गई बात, ओके। अगर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, R निकाल लेंगे V स्क्वायर बाय P करके, है ना। अगर V सेम है यानी कि पैरेलल वाला केस है तो क्या होगा, R और P यानी कि पावर और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन, याद रहेगी बात, कोई दिक्कत। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, ठीक है, मतलब इतने सिंपल कि तुम ये कहो सर क्या हो गया है आपको, आप तो ऐसे सवाल नहीं पूछते थे, आप तो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछते थे। हाँ, पीछे पावर से पहले एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रखा है, क्या हो गया, दोनों एक साथ, दोनों की राइट आंख नहीं कुछ हुआ, नींद तो नहीं आ रही, देख लो, ठीक ठीक लगा लो, हाँ भाई। Find power consumption and heat produced in 5 seconds for each resistance. Power consumption भी बताना है और heat produced भी बताना है। पावर निकाल लो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, हीट आ जाएगा। यहाँ देखो 3 एम्पियर का करंट है, बहुत बड़े करंट दे दिया, एक अच्छी बात हो गई, रेजिस्टेंस भी दे दिया, दोनों में करंट कितना है 3, तो इसका नाम रख देते हैं P1, सॉरी अच्छा इसका पावर इन सेकेंड रजिस्टर, और यहाँ लिखेंगे पावर इन थर्ड रजिस्टर,
सही है। पावर का फॉर्मूला बताना कोई, देवांशु? आई स्क्वायर आर, सही है। तो बोलो पावर इन द सेकेंड ओम रेजिस्टेंस, है ना, पावर इन द 2 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, किसका करंट, इसका करंट, किसकी रेजिस्टेंस, इसी की रेजिस्टेंस। तो आई 3 स्क्वायर हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 2 18 वाट आ गया। जय बाबा। 3 ओम रेजिस्टेंस का पावर बताइए, आई स्क्वायर आर होगा इसका भी, आई कितना है 3 का स्क्वायर इंटू 3 27 आ गया, सही है। ये तो है पावर। क्या बोला, हीट प्रोड्यूस इन 5 सेकेंड, ये भी बताओ। टाइम दे दिया, पावर इंटू टाइम कर लो, या फिर फॉर्मूला है तो आई स्क्वायर आर टी, सही है ना। ये पावर 18 इंटू टाइम 5, 18 पंजे 90 हो गए, सही है। H3 हीट प्रोड्यूस इन 3 ओम रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर आर टी, ये 27 है, ये टी है, 27 गुना 5 127, सही है। नहीं आई बात, ओके ऑलराइट। अब बताओ यहां पे क्या करूं भाई, 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, बोलो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 वोल्ट का। रेजिस्टेंस पता है, V पता है, तो फॉर्मूला V स्क्वायर, V कितना है 10 का स्क्वायर बाय R कितना है 5, 100 बाय 5 20 वाट, तो 20 वाट कंज्यूम कर रहा है। 5 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, पावर इनटू टाइम 100 जूल आ गया। अच्छा सर इसमें देखो, चलो मेरा मन नहीं है, मैं भी स्क्वायर बाय आर भूल जाऊंगा, तो मैं क्या आई स्क्वायर आर तो याद रहेगा, है ना। बोलो यहां से आई करंट चलेगा, V माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, V प्लस V माइनस आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू आई, आई कितना आ जाएगा 10 बाय 5 यानी कि 2, तो 2 एम्पियर करंट चल रहा है यहां से, सही है। अब बोलो करंट पता चल गया, पावर कितनी होती है आई स्क्वायर आर, आई 2 का स्क्वायर, आर 4 गुना 5 आ गया 20 वाट। तो सर मेरे को ये भी याद नहीं था, मेरे को तो वी आई याद था, वी पता चल गया, इतना ही है वी, आई 10 इंटू 2, तीनों फॉर्मूले वही है, बस क्या करना है, इसका करंट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस वोल्टेज, वोल्टेज इसका करंट और इसका रेजिस्टेंस, 3 चीजें, सही है। कुछ भी लगाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है भाई। नेक्स्ट एक 4 है, वो 6 है, ये 10 वोल्ट है, पॉइंट करंट इन दिस एंड करंट इन दिस, करंट 1 एम्पियर विथ 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट का बैटरी, V बाय R इज इक्वल टू I, है ना। इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, करंट आ जाएगा 1 एम्पियर करंट आ गया, तो I स्क्वायर इंटू 4, 1 स्क्वायर इंटू 4 वाट ये कंज्यूम करेगा, I स्क्वायर इंटू 6 वाट ये कंज्यूम करेगा, टोटल कितना हो जाएगा 10 वाट। 5 सेकंड में टोटल कितना हो जाएगा 50 वाट टोटल, इसका 20 इसका 30 आ गया ना, नहीं आया देवांशु, नहीं आया, सॉल्व करो, करो सॉल्व, नाउ इट्स योर टर्न। अरे इसके ऑन करते ही वो भी क्यों फ्लक्चुएट कर रही है, डिस्को लाइट हो गई है, करिए शाबाश। करिए, इससे बड़ा नहीं बना सकता। इंडिविजुअल आंसर चाहिए मेरे को, सबसे आंसर चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आंसर हो। ऑब्वियसली दोनों में, दोनों का पावर कंजप्शन है ना, और हीट प्रोड्यूस इन ईच रेजिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स,
विजिबल है ना सबको, दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा हाई एनर्जी स्टेट में आ जा। हाँ हाँ 5 सेकंड में निकालो। हाँ हाँ ठीक है, देखता हूँ। बिना चश्मे के भी दिख रहा है अब तो, नहीं इतना बड़ा है। क्या देख रहा है? हो गया भाई सबका आंसर। देवांशु का बात, देवांशु और नितिन का हो गया आंसर। बता सर कितना है, बता मतलब बोल के बता। है 216 और 108। वाह भाई, मतलब नोबेल प्राइज जीत के रहेगा है। बढ़िया है। देवांशु भी बताएगा मुझे 216 और 108 से अलग आंसर आ रहा है ना? हाँ भाई, क्या आंसर है? 48 एंड 192 कैसे आ रहा है? 92 थोड़ी आएगा भाई। ये तो ठीक है, 3 वाला तो ठीक है। देखो मुझे बताओ, ये 12 वोल्ट का बैटरी, यहां 12 वोल्ट है ना, यहां और यहां, तो यहां और यहां कितना होगा, और यहां नितिन कितना होगा? कैसे? सेम सेम दिख रहा है, पैरेलल। हाँ पैरेलल में है ना। हाँ तो क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता, बोल। और इसके अक्रॉस, इसका V पता चल गया, इसका भी V पता चल गया, इसका R पता है, इसका R बता, 3 फॉर्मूले बता। हाँ हाँ, और VI क्या क्या होगा, और VI है ना, बेंच पे हाथ। हाँ अब बता कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? V²/R। V पता है, R पता है, तो V²/R लगाएंगे। तो बताओ पावर इन 3 ऑफ रेजिस्टेंस P3, V²/R लगाना है। V कितना है? 12 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है? 144/3, कितना आ गया? 48 वाट। सही है, ओके। P6 बताना है। V²/R ही फॉर्मूला लगेगा। V कितना है वहां पे? 12,
आर कितना है, कितना हो गया ये, आ गया। अभी कोई दिक्कत है, तुम फिर रो दो, मुझे पता। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे अब आप। नेक्स्ट जो है, ठीक है, सोच विचार के करना है। और क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, हर एक रेजिस्टेंस में बताना है आपको। हर एक रेजिस्टेंस में बताना है, इस रेजिस्टेंस में भी बताना है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, पावर आ गया था पिछले वाले केस में जैसे, तो 5 से मल्टीप्लाई करके उसका हीट भी आ जाएगा, है ना। यही तरीका है और क्या है। आ गया, ठीक है। हाँ निकाल दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। दक्ष बताएगा आंसर द्वारा, है ना दक्ष। क्या 4 वाले में कितना है, 649/2। You really think that is possible? 649 आ सकता है, मुझे बताओ। ये 36 है, यहाँ 36 होगा, तो v² यानी कि 36 गुणा 36/4 आ जाएगा, है ना। E1 को E1 से मल्टीप्लाई किया, उसको E1 से डिवाइड किया। ऑड नंबर कहां से आया, 324 आएगा गुरु जी, 648/2 आएगा वो, सॉरी 649 बोला ना तूने, 648/2 आएगा वो 8 है, 9 नहीं है वो, ठीक है। 324 आएगा, ओके। और ऊपर वालों में 216, 108 है। हाँ दोनों मतलब टोटल इधर जो आएगा, इसका 216, दोनों का 108
तो देखो ये दोनों मिलके तो 108 कर रहे हैं, ये अकेला 216 कर रहा है, ये अकेला 200, उल्टा कर दिया ना, ये 54 करेगा और ये भी 54 करेगा, ठीक है, तब मिलाकर दोनों का 108 आएगा, है ना। हाँ अभी समझ में आया कुछ कुछ। अच्छा इसको करने का एक बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ आपको। 36 है ये, तो ये भी यहाँ पे 36 आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का पावर लिखते हैं, क्या आएगा, v स्क्वायर बाय r। v कितना है, 36 गुना 36 बटे 4, 4 पे लिख दो, 2 गुना 2 18, 18 गुना 18 324, आ गया आंसर। अच्छा इसमें पावर कंज्यूम हो रही है 324 वाट, ठीक है भैया। ओके ये रेजिस्टेंस 4 है, यहां रेजिस्टेंस 12 है, यहां और यहां देखो इसका 3 गुना रेजिस्टेंस है यहां, तो पावर कंजम्पशन 3 गुना कम होगा। 324 यहां है तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो, टोटल यहां की पावर कितनी आ जाएगी, 108 आ गया, सही है, टोटल है 108, ये और ये बराबर है, तो इसमें और इसमें क्या होगा, बराबर पावर कंज्यूम होगा, 54 यहां होगा और 54 यहां होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ में आया। दूसरा तरीका क्या है भैया, यहाँ 36 है, यहाँ पे भी टोटल कितना है 36 है ना, इस पूरे के अक्रॉस 36 है, यहाँ पे 36 है और ये टोटल रेजिस्टेंस 12 है। ओके V पता है यहाँ का R पता है, V इज इक्वल टू, V है 36, I पता नहीं, R है 12, इसको इधर लेके आओ, कितना है, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, सही है। तो बोलो इस ब्रांच में करंट कितना हो गया, इस ब्रांच में करंट हो गया 3 एम्पियर। करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, I स्क्वायर R का तो 9, I स्क्वायर 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 6 54 है ना, ठीक है, ऐसे भी कर सकते, ठीक है। अब चलिए शाबाश अगला क्वेश्चन करिए। अच्छा अप्लायंसेस आ गए, कोई बात नहीं। सम अप्लायंसेस व्हिच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनमें जो हमारे काम की चीज है ना, वो क्या है, उनका हीट प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी ही है ना। जैसे घर में हीटर होता है, सर्दी के मौसम में हाथ सेक लेते हैं, एक खाना बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक केटल होती है ना, ये सब क्या है, बेसिकली हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो हीट ही हमारे काम का, ठीक है। अब जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे पंखा है ना, आप पंखे को चला रखा है 20-25 घंटे तक, ऑफ कर दिया, फिर हाथ लगा तो पंखा बहुत गर्म होता है ना, वहां जो हीट प्रोड्यूस होगी क्या वो डिजायरेबल है, वो डिजायरेबल नहीं है, वो बेसिकली क्या है, हीट का लॉस है ना। लगभग जैसे अगर आप एलईडी बल्ब भी उतारोगे तो वो भी गर्म मिलेगा, पुराने वाले बल्ब भी बहुत गर्म मिलते थे, क्यों, क्योंकि वहां पे हीट एज ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन हीट प्रोड्यूस हो रही है लगभग हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टीवी, फ्रिज, एसी, सब कुछ, हर एक चीज में क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। यह क्या सर, एसी तो ठंडी हवा देता है, बाहर जाके देखो गर्म हवा भी फेंकता है ना, तो ओवरऑल जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर क्या क्या होता है, नाइक्रोम वायर होता है, ठीक है, नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम निकल क्रोमियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। 80% निकल होता है, 20% क्रोमियम होता है, इसको मिलकर क्या होता है, है ना, नाइक्रोम बोलते हैं, ठीक है। नाइक्रोम वायर इज यूज्ड एज हीटर एलिमेंट, हीटर का जो वायर होता है ना, उसमें क्या होता है, नाइक्रोम होता है, उसमें 80% निकल होता है और क्रोमियम होता है 20%, दोनों को मिला के नाइक्रोम बनता है। दो मेटल्स को मिला के जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, दो या दूसरी ज्यादा से मिलकर बनता है, ठीक है, केमिस्ट्री में है। ओके, नाइक्रोम डज नॉट ऑक्सीडाइज और मेल्ट, डिफॉर्म है ये, D4 नहीं है, डिफॉर्म ऑन हाई टेम्परेचर। अच्छा इसको यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो अलॉय है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये तो बहुत हाई टेम्परेचर पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां जाके
मेल्ट नहीं होगा। वहां जाके क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी ना हाई टेम्परेचर में, वहां पे ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि भाई पता चला आपने हीटर गर्म ऑन किया, थोड़ी देर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके वो जो है वेपराइज हो गया या वो कोई नया टाइप का मटेरियल बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके साथ। माइक्रो में नाइक्रो ही रहेगा, ठीक है। और डीफॉर्म नहीं होता है कि भाई आप जैसे चीजों को गर्म करके ठंडा करते तो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, इसके साथ ऐसा नहीं है। इसकी शेप जैसी आपने सेट कर दी वैसी की वैसी ही रहेगी। समझ में नहीं आया? फॉर लॉन्ग टर्म यूज की बात है ना, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, कपड़ों को प्रेस करते हैं ना, वो है इलेक्ट्रिक आयरन। पता है ऑब्वियसली उसके अंदर भी क्या होता है, हीटर फिलामेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर भी नाइक्रोम ही यूज होता है मोस्टली, ठीक है। इलेक्ट्रिक आर्क, अब ये आर्क वाला कौन है? इलेक्ट्रिक आर्क वाला कौन है? इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं जो वेल्डिंग करते हैं, है ना, आर्क प्रोड्यूस करते हैं ना, स्पार्किंग प्रोड्यूस करते हैं, स्पार्किंग में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वो मेटल्स को पिघला के जोड़ देता है, यस और नो। तो इलेक्ट्रिक आर्क में क्या होता है, टू कार्बन ट्यूब्स आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल गैप, है ना, दो कार्बन ट्यूब होते हैं उनके बीच में बहुत थोड़ा सा गैप होता है। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, अब करंट फ्लो करना चाहता है ना, अब बीच में है तो एयर, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि एयर के थ्रू करंट पास करता है। तो सर एयर के थ्रू करंट कैसे पास कर जाएगा? अरे जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो एयर की जो रेजिस्टेंस है वो कम पड़ जाती है करंट के लिए, करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे स्पार्किंग होती देखिए, स्पार्किंग क्यों होती है? क्योंकि एयर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, समझ में आया? तो जो दो कार्बन ट्यूब्स हैं आर सेपरेटेड बाय स्मॉल गैप, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 to 60 वोल्ट इज अप्लाइड, ए स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ओके। इनकैंडेसेंट बल्ब या लैंप, ठीक है, बल्ब होते थे ना पुराने जमाने में, है ना। ए वेरी थिन वायर ऑफ टंगस्टन इज यूज्ड इन द बल्ब एज फिलामेंट। बल्ब का पतला सा वायर होता है ना, उसके अंदर देखा होगा आप लोगों ने, वो किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई, ठीक है, इसका टेम्परेचर सॉरी जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? बहुत हाई। जैसे हम इसको ऑन करते हैं वो गर्म हो जाता है, 2200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वो, है ना, कुछ केस में 2500 डिग्री सेल्सियस तक, वहां पे भी वो टंगस्टन का वायर मेल्ट नहीं होता है, लिक्विड नहीं बनता है, ठीक है। Therefore it does not melt when electric current is passed through it, ठीक है। अच्छा, वो जो बल्ब होता है उसके अंदर गैस कौन सी होती है? हीलियम या नियोन गैस होती है। वो क्या होती है? नोबल गैस होती है, वो रिएक्ट नहीं करती। तो जब टंगस्टन हीट होता है, जब लाइट उसमें से पास हो रही है, करंट पास हो रहा है उसमें से, तो बोलो क्या हो रहा है? वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। और उसकी जो ओवरऑल बल्ब की लाइफ है वो क्या हो जाएगी? कम। इसलिए हम उसको किसमें एनक्लोज करते हैं? नियोन में या हीलियम में एनक्लोज, ठीक है, जिससे वो रिएक्ट नहीं करता है, तो उसकी लाइफ बनी रहती है, ठीक है। फ्यूज, अब ये नई चीज है, ठीक है। फ्यूज सुना होगा आप लोगों ने कभी कभी, फ्यूज उड़ गए, टंकी के फ्यूज उड़ गए, घर में फलानी चीज का फ्यूज उड़ गया, गाड़ी के फ्यूज उड़ गए, ठीक है ना। तो ये फ्यूज क्या होता है? फ्यूज इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस। क्या है भाई? ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिन एंड लेड एलॉय। टिन का और लेड का एलॉय, टिन और लेड को मिक्स करते हैं तब क्या बनता है? फ्यूज वायर बनता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? टिन इज 63% एंड लेड इज 37%, ठीक है। दिस डिवाइस प्रोटेक्ट्स एनी अप्लायंस फ्रॉम ओवर करंट बाय मेल्टिंग इटसेल्फ। इमेजिन करिए आपका एक बहुत महंगा आप टीवी लेके आए कि भैया मैं तो 75 इंच का टीवी लेके आया हूं, अब मैं इस पे GTA 5 खेलूंगा, ठीक है। गेम खेलने के लिए, टीवी देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपने सिनेमा घर टाइप का अपने कमरे को बना लिया, बहुत एंजॉय करना है अपने को लाइफ में, ठीक है। एक दिन लाइट आती ज्यादा तेज, है ना, सप्लाई जो है ना 220 वोल्ट की जगह आ गई 470 वोल्ट आ गई, आपका टीवी खराब हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। किसको ब्लेम करेंगे आप? बिजली वालों को? बिजली वाले सुनेंगे आप? नहीं ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फ्यूज वायर का यूज करना चाहिए। जो फ्यूज होता है ये जिस अप्लायंस को बचाना चाहते हैं ना, जिसकी प्रोटेक्शन चाहते हैं, उसके सीरीज में लग जाएगा, ठीक है। यहां पे लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया भाई? फ्यूज लगा दिया सीरीज में। अब मान लो बहुत ज्यादा हाई करंट आ गया, एकदम से बहुत हाई करंट आ गया तो ये खराब हो जाएगा ना भाई, तो कोई मदरबोर्ड जल जाएगा,
इसकी जो पैनल है वो खराब है, कुछ भी हो सकता है ना, मदरबोर्ड में है, कुछ भी हो सकता है, 100 तरह की दिक्कत आ सकती है। तो बोलो जैसे ही यहाँ करंट आएगा, फ्यूज वायर जो है ना, ये क्या बोलेगा, भाई इतना करंट मैं सह ही नहीं सकता, मेरा तो मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत लो है। जैसे ही आएगा करंट, ये मेल्ट हो जाएगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे ही मेल्ट होगा, मेल्ट हो गया तो है ही नहीं कनेक्शन, इधर से वोल्टेज आने की कोशिश कर रही है, करंट पास होगा क्या? तो फ्यूज ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया इस अप्लायंस को बचाने के लिए। और फ्यूज क्या आता है, बहुत सस्ता आता है, 10, 20, 30 रुपए का, 5 रुपए का, एक एक 2 रुपए के भी फ्यूज आते हैं। तो बोलो 10, 20 रुपए की चीज है, आपकी कई लाख की चीज बचा लेना। तो ये क्या है, इट इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस, जो कहां लगता है, सीरीज में लगता है, टिन और लेड के अलॉय से बनता है। दिस डिवाइस प्रोटेक्ट एनी अप्लायंस फ्रॉम ओवर करंट, किससे बचाता है, ओवर करंट से बचाता है, बाय मेल्टिंग इटसेल्फ, खुद को मेल्ट कर। ठीक है भाई, ठीक है। हेंस ए फ्यूज शुड हैव, फ्यूज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले तो हाई रेजिस्टिविटी, भाई रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तभी तो आई स्क्वायर आर में ये आर ज्यादा होगा, है ना, ये आर ज्यादा होगा तभी तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी, तभी तो मेल्ट होगा। तो इसकी ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। छोटा सा मटेरियल लगता है, इतना सा होता है, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही करंट ज्यादा आया तुरंत पिघल गया, है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट है। एंड सुटेबल करंट रेटिंग, करंट रेटिंग भी क्या होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए, कि भैया आप टीवी लेके आए थे, वो नॉर्मल ऑपरेशन में लेता है 10 एम्पियर करंट, आपने फ्यूज लगा दिया जो 5 एम्पियर तक कहता है कि भैया ठीक है मैं 5 एम्पियर आराम से झेल लूंगा, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया ये उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि टीवी क्या चाहता है, 10 एम्पियर तो चाहिए चाहिए उसको नॉर्मल ऑपरेशन में। ये बोलता मैं तो 5 से ज्यादा 6 तक मान लूंगा, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। 8-9 पहुंचते ही मेल्ट होते ही आप सोचोगे टीवी खराब आ गया, है कि नहीं, वो नहीं, ठीक है। सुटेबल करंट रेटिंग भी होनी चाहिए, है ना, उसके ऊपर लिखा होता है, जो होता है ना, तो भाई इतने रेटिंग का करंट है, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर, उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। 5-10 रुपए का आता है, ज्यादा बहुत भारी चीज नहीं है, ये बहुत हल्की चीज, ठीक है, ओके। द फ्यूज, हाँ कमेंट बाजी कर ली पहले, कानून घुस जा घुस जा घुस जा, राक्षस हो जाती। द फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द अप्लायंस, फ्यूज कहां कनेक्ट करते हैं, अप्लायंस जो बचाना उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। When an overcurrent flow, the heat produced, heat is directly proportional to, बोलो I square, causes the fuse to melt and thus protecting the appliance, ठीक है भाई। ये आपका अप्लायंस है, ठीक है, ये फ्यूज है, जैसे ही हाई करंट आया ये क्या हो जाएगा, है ना, सर्किट टूट जाएगा, सर्किट ब्रेक्स एंड द इनकमिंग करंट बिकम्स जीरो, ठीक है, आपका अप्लायंस प्रोटेक्ट हो जाता है। कोई दिक्कत है भाई। एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस की एफिशिएंसी क्या होती है, नींद तो नहीं आ रही, अगर ज्यादा हो रहा है तो बता दो, ठीक ठीक है, ओके। एक सेकंड मैं थोड़ा सा चलो ये हम ना 3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे, ये छोटा सा टॉपिक है एफिशिएंसी, और इसके बाद 3 क्वेश्चन है, फिर हम आज के लिए अपना जो युद्ध है उसको रोकते हैं। युद्ध मतलब पढ़ाई, पढ़ाई बुद्धि तो है, इसलिए आप लोग आपस में नहीं लड़ी तो रहे हैं आप, जो आपका एग्जाम होगा वो क्या है, एक तरह की लड़ाई है वो, है ना, उसमें बस हाथों से पैरों से काम नहीं चलता, वहां पे दिमाग से काम, है ना। दुनिया बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई है, नहीं, आज से 10,000 साल पहले क्या था और आज क्या है, बहुत चेंज आ गया ना। आज से 500 साल पहले भी क्या ही था, कुछ नहीं था, पानी पीने के पानी के लिए तरसते थे लोग, है ना, बेसिक चीजों में, जुकाम की दवाई नहीं थी, बुखार की दवाई नहीं थी, है ना, बहुत छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाते। और अभी सब कुछ है तो आलसी हो गए हैं, है कि नहीं, है ना। कितना मतलब इमेजिन करो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ होती नहीं, मान लो इमेजिन करो सिनेरियो में, अभी 500 साल पहले की बात है, मुगल शासन चल रहा है,
ठीक है, आप सुबह उठे, आपकी लाइफ कैसी होगी? कैसी होगी लाइफ, बताओ। सुबह उठे, वो खेत में जाना है, खेत में जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाओ, है ही नहीं मोटरसाइकिल, साइकिल पे जाओ, साइकिल भी नहीं है भाई, पैदल जाना पड़ेगा। बग्गी भी सिर्फ अमीर लोगों के घर में होती है। खेत जोतना है, हल लेके काम करना पड़ेगा, हल। हल समझते हो? उसमें हाथ से, एक हाथ से तो ऐसे वो बीज डालने पड़ेंगे और एक हाथ से उसमें दबाव देना पड़ेगा। ज्यादा दबाव दे दिया तो हल अटक जाएगा, बैल खींच नहीं पाएंगे, है ना। और कम दिया तो बीज जो है अच्छी गहराई तक नहीं जाएगा, है ना। तो सही फोर्स लगा के, और कई कई किले होते थे, लगे रहो बता पड़े, एक जोतने में और काम ही नहीं है। एक बार बारिश आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर वो फसल खराब होगी, है ना। अब तो क्या है, ट्यूबवेल हो गए, जाओ बस ट्यूबवेल बैठना है, देखना है कि नहीं। ट्रैक्टर है, खुद के घर में नहीं है वो भाई, मैं डीजल का खर्चा दे दूंगा, इतने पैसे दे दूंगा, है ना। धान लगाने के लिए भी आजकल क्या हो गया है, बिहारी आते हैं तो धान हमसे नहीं लगते भाई, धान हमसे काम नहीं होगा, बिहारी लेके आने पड़ेंगे। तो चल फलाना क्या हुआ भाई, 2 दिन 3 दिन के लिए हमें भी चाहिए, है ना। 300 रुपए बिहारी को एक दिन का दे रहे हैं, इतने घंटे को वो एक किले में लगा देते हैं, ये सब काम है। समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये कितनी आसान लाइफ है टेक्निकली देखा जाए तो। तुम लोग आराम से बैठे हो, कोई ज्यादा लाइफ की टेंशन नहीं है, शाम के खाने की चिंता नहीं है, पानी की चिंता नहीं है, कपड़ों की चिंता नहीं है, बस बैठ के पढ़ना है, और वही नहीं हो रहा है तो बहुत ही शर्म की बात है ना। और इमेजिन करो ना, आज से 100 साल पहले की लाइफ इमेजिन कर लो। देरी में अगर कोई अंग्रेज आ जाता, 100 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, ये हालत थी भाई। जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से होता था, कुछ गाय भैंस बैल ये सब खा जाएंगे, बचा हुआ तुम लोग खा जाओगे, थोड़ा बहुत और बचेगा उसको अंग्रेज दे जाएंगे, अगले साल के लिए फिर बड़ी दिक्कत हो गई है ना। दिक्कतें बहुत है भाई, समस्याएं तो बहुत है। आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, कितनी आसान लाइफ है, बस बैठे हैं सुन रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना फिजिकल वर्क है, कॉपी में लिखने का फिजिकल वर्क है। अब कॉपी में लिखना भी लगता है, इतना काम, 2 पेज ज्यादा करवा दिए सर ने, इतना काम हम कैसे करेंगे, है ना। खेती बाड़ी करी है, लिटरली खेती बाड़ी करी है तुम लोगों ने? नहीं की। करी होती ना तो भगवान कसम यहां तो बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ते। ठीक है, तुमने अभी लाइफ के स्ट्रगल देखे नहीं। मान लो, अगर मान लो कि फ्यूचर दिखा सकता हूं तुमको, तो मैं तुमको 2 ऑप्शंस दिखाता। ठीक है, एक, तुम बहुत अच्छे से पढ़े, 30 साल बाद 20 साल बाद तुम्हारी लाइफ ये होगी। तुम नहीं पढ़े, कुछ कुछ नहीं किया तुमने, ना पढ़ाई वढ़ाई करी, कुछ नहीं, तो तुम्हारी लाइफ वो तुमको एक दिन इधर का और एक दिन इधर का एक्सपीरियंस करवा देना, तुम किताबों का पीछा नहीं छोड़ोगे, किताब से नजर हटेगी नहीं तुम्हारी। लाइफ इतने डिफिकल्ट है। स्ट्रगल तो कॉलेज के बाद शुरू होता है, कॉलेज तक तो पेरेंट्स है साथ में, उसके बाद पेरेंट्स भी बोलेंगे भाई नौकरी, भाई काम धंधा, कुछ ये कर ले, कुछ वो कर ले, फिर क्या करोगे? तो भैया अपना फुल फोकस के साथ पढ़ा करो। और ज्यादा अगर यूं लग रहा है कि पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है, वेरी टफ, तो 2-4 दिन खेती बाड़ी करो। मैं कह रहा हूं 2-4 दिन पूरे नहीं होंगे तुम, और जबकि इतनी मशीनरी है तुम्हारे पास, ट्रैक्टर भी है, अच्छा खेत जोतना है तो ये है, कटाई करनी है तो ये है, ये करना है तो ये है, बुआई के लिए ये है, फर्टिलाइजर है, बीमारी ना हो, है ना, है ना। बढ़िया फसल है तो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है ताकि बीमारी ना लगे, कीड़ा ना लगे, सब कुछ है, फिर भी तुमसे नहीं होगी। तो बी ग्रेटफुल फॉर वेयर यू आर। जहां तुम बैठे हो यहां हर कोई नहीं बैठ सकता। सरकारी स्कूल में जाके देखो एक बार, यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहां के बच्चे से जाके मिलके देखो, तुमको पता चलेगा वो कैसे बच्चे, बहुत भोले वाले बच्चे, छोटे छोटे इतने बच्चे, मुझे मिलके देखो, उनसे बात करके देखो, उनके सपने भी नहीं पता उनको क्या है, और उनका घर जाके देखो, फिर तुमको लगेगा तुम क्या, तुमको सोचना पड़ेगा।
सोचोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लाइफ तुम्हारी है, जीनी तुमको है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी लाइफ मुझे जीनी है, ऐसा तो नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, भाई सीधी बात है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। एफिशिएंसी क्या होती है भाई? आउटपुट बाय इनपुट, यही तो ना एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? आउटपुट बाय इनपुट। आप देखो जो एफिशिएंसी होती है वो बेसिकली क्या होती है? सॉरी, एफिशिएंसी हम क्यों स्टडी करते हैं? एफिशिएंसी हम क्यों स्टडी करते हैं? कितना पावर का लॉस हो रहा है, लॉसेस को स्टडी करने के लिए। कोई डिवाइस कितना अच्छे से काम कर रहा है, कितना वेल डिजाइन है, उसको स्टडी करने के लिए। अच्छा, इनपुट पावर और आउटपुट पावर में फर्क कैसा? दोनों ही तो पावर है। इमेजिन करो पंखा है, क्या कर रहा है? हवा दे रहा है, इट इज डूइंग मैकेनिकल वर्क। इनपुट क्या है इसके लिए? बिजली है ना। तो इनपुट हो गया बिजली और मैकेनिकल वर्क हो गया हवा देना। तो कितना इसने मैकेनिकल वर्क किया, कितनी इसने बिजली ली, उसका रेशियो ही क्या है? सही है। अगर इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात करें, है ना, जैसे हीटर एलिमेंट है, हम हीटर से क्या चाहते हैं? गर्मी चाहते हैं। तो उसका आउटपुट क्या है? हीट। इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर है ना, जनरेटिंग स्टेशन होते हैं ना, हाइड्रो पावर प्लांट वाले, वहां पे पानी टकराता रहता है, वो घूमता रहता है, बिजली बनती रहती है। वहां पे इनपुट क्या है? मैकेनिकल वर्क इज द इनपुट एंड वो बिजली बना रहा है, दैट इज द आउटपुट। तो वहां पे बिजली वाला आउटपुट डिवाइड बाय मैकेनिकल इनपुट इज द एफिशिएंसी। समझ में नहीं आया? ठीक है, थीटा परसेंटेज एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100 और परसेंट। ये नहीं लिखा तो सिंपल एफिशिएंसी और मोटा हो जाएगा लेस देन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज। सही है, ओके। मोटर के लिए, कोई भी मोटर, पंखा है, पानी वाली मोटर है ना, उसके लिए क्या होता है? एफिशिएंसी इज आउटपुट मैकेनिकल पावर। क्योंकि मोटर क्या कर रही है? आउटपुट दे रही है, पानी पंप कर रही है, पंखा हवा दे रहा है ना। तो मैकेनिकल पावर आउटपुट वाला डिवाइड बाय इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर, तो उसने बिजली ली। जनरेटर के लिए आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि वो क्या कर रहा है? मैकेनिकल इनपुट ले रहा है, पानी आ रहा है, स्टीम आ रही है, जो भी आ रहा है, और ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर, और नीचे है ना मैकेनिकल इनपुट। स्पेशल नोट, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉस भी बोल सकते हैं, है ना। जो इनपुट दिया है वो इनपुट कहां जाएगा? या तो आउटपुट हो जाएगा या तो उसका लॉस हो जाएगा। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस लॉस। ठीक है ना। अच्छा, लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू 100। ध्यान रहे, यहां नीचे जो होता है ना, नीचे हमेशा क्या आता है? इनपुट ही आता है। जो भी इनपुट है, चाहे कैसा ही इनपुट है। क्लियर है? ओके। सिंपल क्वेश्चन। बल्ब मतलब रेजिस्टेंस, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करेंगे जब भी बोलते बल्ब। कुछ नहीं देखना, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, क्या है, कुछ नहीं तेरे को, क्या है वो? एक रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है। ठीक है ना। ओके, एक बल्ब ऑफ 484 ओम, ये उसकी क्या है? रेजिस्टेंस इज रेटेड फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। रेटेड का मतलब पता चल गया कि भैया रेटेड है वो, कि ये जो बल्ब है, जितनी सॉरी, ये जो है जिसकी रेजिस्टेंस है, उसको 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज मिलनी चाहिए। व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ दिस बल्ब? पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, है ना। तो बोलो V स्क्वायर मतलब 220 गुना 220, तो बोलो 22 गुना 22 गुना 10 गुना 10, ये बन गया ना। तो 22 गुना 22 484, कट गया नीचे 100 वाट। ये याद रख लो, क्या 220 वोल्ट सप्लाई है, 100 वाट उसकी पावर है ना। वोल्टेज इतनी, पावर इतनी, तो रेजिस्टेंस कितनी? 484। याद रख लो ये रिजल्ट क्या है? 220 वोल्ट 100 वाट वाला है, उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? 484 ओम होती है। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय ए मोटर ऑफ 0.5 हॉर्स पावर फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई। सिंपल द क्वेश्चन। करंट कितना लेगा आधे हॉर्स पावर का मोटर
220 वोल्ट सप्लाई से V पता है ना, यहाँ पे उसका पावर पता है क्या, P पता है, ओके, V पता है, I निकालना है तो P इक्वल टू कॉमन सेंस है ये तो। पावर कितना 0.5 लिखेंगे आप, 1 हॉर्स पावर 746 वाट, 0.5 हॉर्स पावर 0.5 इंटू 746 डिवाइड बाय वोल्टेज करो उधर क्या 220 इज इक्वल टू, निकाल लेंगे आप क्या आ जाएगा, सही है। ए लोड ऑफ 100 ओम, ठीक है, लोड है 100 ओम रेजिस्टेंस वाला है, ड्रॉज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, कितना करंट ले रहा है भाई, 3 एम्पियर करंट ले रहा है। फाइंड पावर कंजम्पशन एंड हीट प्रोड्यूस इन 1 आवर, पहले तो पावर निकाल लो, आई पता है, आर पता है, आई स्क्वायर आर का तो कितना आ गया 900 वाट आ गया ना, 900 वाट आ गया। हीट प्रोड्यूस और बताना है 1 घंटे में, 1 आवर की जगह 3600 सेकेंड लिख दो, आ गया जूल में आंसर, है क्या भारी बात है क्या, 900 इंटू 3600 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप कर लो, ये कर लोगे आप, इट इज ऑन पेज नंबर 71, ठीक है। जो आज अभी पढ़ाया है इसमें कोई डाउट है, बिल्कुल क्लियर है। जो क्वेश्चन है जो भी है उसको थोड़ा थोड़ा रफ में लिख के देख लो, पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लोगे कंसेप्ट को, 2-3 बार सॉल्व कर लो, सब क्लियर हो जाएगा। और अपने मॉड्यूल की तरफ थोड़ा देख लेना है ना, उसको भी देख लिया कभी कभी जरूरी है। टारगेट आपका मॉड्यूल ही है, ठीक है, मॉड्यूल इज द टारगेट, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल सी यू टुमारो।